तो प्यारे बच्चों, आज शुरुआत करते हैं गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट की तरफ से फिजिक्स के लेक्चर्स की। आप जानते हैं काफ़ी समय से भानु सर बिजी रहने के कारण आपको वीडियोस प्रोवाइड नहीं करा पाए हैं। तो आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं एक नया सेशन, और इसमें सारी ही फिजिक्स की तैयारी आपकी हिंदी बोर्ड वाले बच्चों के लिए मुफ्त में, फ्री में और रेगुलर बेसिस पर होती रहेगी। ये मेरा आपसे वादा रहा। आप कितना कीजिएगा हमारे लिए। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताते रहेंगे। तो बिल्कुल समय ना वक्त आपका बर्बाद करते हुए मैं अपने टॉपिक की तरफ जाना चाहता हूं, और स्टार्ट करते हैं बच्चों। कहाँ से? फिजिक्स से या फिर भौतिकी से? फिजिक्स या फिर भौतिकी से स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों। बिल्कुल बेसिक से जानेंगे। मैं ये मान के चलूँगा कि आपको कुछ नहीं आता है ना। इससे क्या रहेगा कि ये क्लैरिटी रहेगी कि मैं जितना चाहूँ आपको उतना सिखा सकता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं भौतिकी। बच्चों, पढ़ना क्या है भौतिकी में, ज़रा इस बात को समझ लीजिए। भौतिकी में पहले वैज्ञानिक जो बोलते थे वो बोलते थे कि प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन कर लीजिए आप, और वही फिजिक्स है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्राकृतिक घटनाएं क्या हो रही हैं। प्राकृतिक घटनाएं जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, पंखा चल रहा है, और कोई भी आप घटना पृथ्वी पर होने वाली या फिर कहीं भी सेलेस्टियल बॉडीज़ में होने वाली या यूनिवर्स में होने वाली, मतलब कि कहीं भी देख लीजिए, वो उनका अध्ययन करना ही क्या होता है? फिजिक्स होता है। जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि झरना क्या होता है, नीचे की तरफ आता है, हवाएं चलती हैं, ये जितनी भी आप डेली बेसिस पे चीज़ों को देख रहे हैं, दरअसल में उन्हीं का अध्ययन होता है, फिजिक्स होता है। इस बात को मैं समझ पा रहा हूँ कि आप समझ पाए होंगे। तो भौतिकी क्या है? प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन होता है भौतिकी, या फिर इसको कहते हैं फिजिक्स इंग्लिश में। मैं कोशिश करूँगा कि हर शब्द को थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में भी लेके चलूँ, ताकि इन फ्यूचर अगर आप कोई भी बच्चा कोई ग्रेजुएशन में बीटेक वगैरह या कहीं भी किसी भी फील्ड में जाना चाहे, या फिर इंडियन एयरफोर्स या फिर किसी भी अलग चीज़ों में एंट्री लेना चाहे, तो उसका थोड़ा बहुत बेनिफिट भी मिलता रहे। तो प्राकृतिक घटनाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं भैया? भौतिकी कहते हैं। लेकिन अब हम थोड़ा क्या करेंगे कि मॉडर्न चीज़ों पर जाएंगे। तो एक वैज्ञानिक हुए थे, आपने उनका नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा, आइंस्टाइन। देखो भैया, इन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में या फिर पूरे यूनिवर्स में आप एक ही चीज़ पाएंगे। क्या पाएंगे? ये पाएंगे कि जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं, या तो ऊर्जा का रूपांतरण मास में होगा, या मास का रूपांतरण ऊर्जा में होगा, या ऊर्जा का रूपांतरण ऊर्जा में होगा। इसके अलावा प्राकृतिक घटनाओं में और कुछ हो नहीं सकता या होता नहीं है। जैसे कि मैं बात करूं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, विद्युत ऊर्जा जा रही है, और यहाँ पर देखो ये प्रकाश ऊर्जा में चेंज हो गई, बदल गई। तो यही क्या हो गया? फिजिक्स हो गया। जैसे कि ये पंखा घूमने लग रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? विद्युत ऊर्जा गई और उसने उसको यांत्रिक ऊर्जा में क्या कर दिया भैया? चेंज कर दिया। तो आप यह देखेंगे कि या तो आपको प्राकृतिक घटनाओं में क्या मिलेगा? ऊर्जा का ऊर्जा में रूपांतरण, या फिर द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण, या फिर ऊर्जा का द्रव्यमान में रूपांतरण। इनके अलावा कुछ हो नहीं सकता। मैं आपको एक काम करता हूँ, एक टास्क देता हूँ। आप क्या करेंगे? प्रकृति में होने वाली घटनाओं का लिस्ट बनाएंगे अपने अपने कॉपी पर, और आप चेक करेंगे क्या इसके अलावा कुछ और पॉसिबल है। तो आप पाएंगे नहीं हो सकता। या तो आप देखेंगे, एक तो सिंपलेस्ट वे क्या हो जाएगा, सबसे सरल तरीका क्या हो जाएगा? ऊर्जा ही ऊर्जा में बदल जाएगी, है ना। ऊर्जा ही किस में चेंज हो जाएगी? ऊर्जा में बदल जाएगी। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में बताया, विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है, और ये हमारी प्रकृति में चल रहा है, तो हम इसको भौतिकी कहेंगे। ये बात मैं समझ रहा हूँ कि आपके समझ में आ गई होगी। और आप कुछ घटनाओं को उठा करके देख लीजिए, या तो उसमें क्या हो रहा होगा? ऊर्जा द्रव्यमान में, या द्रव्यमान ऊर्जा में, या ऊर्जा ऊर्जा में। इनका पारस्परिक रूपांतरण हो रहा होगा, क्योंकि ये प्रकृति में हो रहा है, प्रकृति में हो रहा है। तो इसी घटना को क्या कहते हैं भैया? फिजिक्स कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। तो एक बार फिर से सोचेंगे, बोलेंगे क्या? भौतिकी क्या होता है? प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन। प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन।
अध्ययन क्या होता है, भौतिकी होता है। ठीक है, चलिए अब नई चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लेंगे, टू द पॉइंट बातें को रखेंगे। भौतिकी खत्म हो गया। अभी हमारा जो टॉपिक है या फिर जो हमारा शीर्षक है, हमें कक्षा 12 के हिसाब से देखना है। तो सबसे पहले हमारा स्टार्ट होता है भैया स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी, और इसको अंग्रेजी में बच्चों कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखो प्यारे बच्चों, क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, समझने की कोशिश करेंगे। अगर बात करूं मैं इलेक्ट्रो की या फिर वैद्युत की, किसकी बात करने जा रहा हूं, वैद्युत या फिर इलेक्ट्रो। इसका मतलब क्या होता है, चार्ज। क्या मतलब होता है मेरे प्यारे भाइयों, चार्ज। और हिंदी में इसी चीज़ को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो फिर करना क्या है, करना केवल इतना है कि आपको इलेक्ट्रो यानी कि चार्ज पढ़ना है। कब पढ़ना है, जब वो स्टैटिक में हो, यानी कि वो स्थिर हो। हमें एक ऐसा अध्ययन करना है, ऐसा अध्ययन करना है जिसमें हमें चार्ज को पढ़ना पड़ेगा और ऐसे सिनेरियो में पढ़ना पड़ेगा जबकि आवेश कैसा हो भैया, स्थिर हो। तो स्थिर वैद्युतिकी क्या हो गया, भौतिकी का वह खंड हो गया जिसमें आप आवेश को पढ़ेंगे, जबकि आवेश कैसा होगा मेरे प्यारे भाइयों, स्थिर होगा। और इस पढ़ाई को ही या फिर इसी शाखा को ही हम कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चार्ज यानी कि आवेश क्या होता है, तो हमारा जो पूरा लेक्चर्स रहेंगे आगे के वो इस पर ही रिलेटेड रहेंगे। अभी मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ, भौतिकी क्या होता है, प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन। प्रकृति में क्या हो रहा है सर, ऊर्जा में रूपांतरित हो रही है, या फिर द्रव्यमान ऊर्जा में, या फिर ऊर्जा द्रव्यमान में। इसके अलावा प्रकृति में कुछ हो नहीं सकता। आप लिस्ट बना के देख लीजिए, इसके अलावा कुछ हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर उसके बाद में हमने क्या देखा, स्थिर वैद्युतिकी। इसमें हमने क्या देखा कि हमें पढ़ना क्या है मेरे प्यारे भाइयों, विद्युत को पढ़ना है। और विद्युत का मतलब होता है आवेश, और आवेश कब पढ़ना है, जबकि वो कैसा हो, स्थिर हो। तो स्थिर वैद्युतिकी क्या हो गया प्यारे भाइयों, स्थिर वैद्युतिकी विज्ञान का वह खंड हो गया, भौतिक विज्ञान का वह खंड हो गया जिसमें हमें आवेश पढ़ना है जबकि आवेश स्थिर हो। इसको लिख सकते हैं किस तरह से, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश का अध्ययन करना है। किसका अध्ययन करना है प्यारे बच्चों, आवेश का अध्ययन करते हैं जब वह स्थिर हो। मैं उम्मीद करता हूँ ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये आवेश क्या होता है, इसी को लेकर के हमें एक बहुत अच्छी कंसेप्ट बनाने होते हैं। और यदि आवेश को आप ढंग से समझ जाते हैं तो आप देखेंगे कि पूरा स्थिर वैद्युतिकी इसी पर डिपेंडेंट है। और यदि यह फंडामेंटल चीज़ें, यदि यह बेसिक चीज़ें आप नहीं सीख पाए तो ये तय हो जाएगा कि आप आगे वाली चीज़ों को कभी सीख नहीं पाओगे। देखो, रटना एक अलग चीज़ होता है, लेकिन किसी चीज़ को पकड़ना है, समझना है, तो इसके लिए उसकी जड़ तक, मूल तक जाना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो चलिए, समय बिल्कुल नहीं है, मैं चाहता हूँ आपको मंजिल तक जल्दी से और बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में पहुँचाया जाए। अब बात करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों आवेश के बारे में। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, आवेश के बारे में। कुछ चीज़ों को मैं ज़रा आपके समक्ष रखूँगा और उसके बाद में आपसे ही मैं आवेश का परिभाषा या फिर आवेश का मतलब जानना चाहूँगा। सबसे पहले बात करते हैं, यदि मैं एक इंसान हूँ, आप देखते होंगे या आपने कभी देखा होगा कि यदि आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको कुछ पैसे, सोना, चांदी ऐसा कुछ मिल जाए, तो आप देखते हैं कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा आ जाती है। यह ऊर्जा क्या करती है, आपको देखो कार्य करने के लिए उत्साहित करती है। आपने पढ़ा भी होगा, ऊर्जा क्या होता है, कार्य करने की क्षमता। आपको 5,000 रुपये यदि मिल जाए
तो आपके अंदर कार्य करने की क्षमता डेवलप होती है कि नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ। आप कहेंगे बिल्कुल सर हो जाती है, हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। यदि आपको सोना मिल जाए तो आपके अंदर कुछ ना कुछ कार्य करने की क्षमता डेवलप हो जाती है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ आपके अंदर पक्का ऊर्जा ही है। ऊर्जा कैसे आ रही है? पैसे से आ रही है। चलो ठीक है, खा के भी आती है, लेकिन ह्यूमन बींग्स का सिस्टम थोड़ा अलग हो गया। मानव जो है उनको ऊर्जा विभिन्न स्रोतों से मिल सकती है। और ऊर्जा क्या होता है? कार्य करने की क्षमता होता है। यह मैं मान के चलता हूँ कि आपको पता होगा कार्य करने की क्षमता क्या होती है, ऊर्जा। और आप बिल्कुल मेरी बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि यदि आपको कुछ पैसे, धन दौलत, अगड़म झगड़म मिलता है तो इस केस में आप कहेंगे कि आपके अंदर ऊर्जा आ गई है। लेकिन यदि मैं आपसे कहूं कि इस कुर्सी पर जो मेरे सामने रखी है, मैं एक 10,000 रुपये की गड्डी रखने वाला हूं और मैं पूछूंगा क्या कुर्सी में कोई ऊर्जा आई, तो सभी का जवाब होगा ऐसा नहीं हो सकता। करके देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट। आप 10,000 रुपये डाल के देखें, क्या कुर्सी कूद करके कहेगी वाह कितना अच्छा हुआ? नहीं हो सकता। इसका अर्थ यह हुआ कि वस्तुओं में ऊर्जा ऐसे नहीं आती है। वस्तुओं में ऊर्जा का कारक कुछ ना कुछ और होता है। ठीक कैसे होता है, कहाँ से होता है, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से। बिल्कुल मैं ये मान चुका हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं आता, क्योंकि यदि मैंने अगर मान लिया कि तुमको कुछ आता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो आवेश देखो प्यारे बच्चों, मैं कुछ लिखने वाला हूँ, हो सकता है आपको अजीब लगे, लेकिन धीरे धीरे मैं आपको बताता चलूंगा। मैंने यह बात इस परिप्रेक्ष्य से लिखी थी, तो आप मेरी बात से सहमति जताएंगे और आप कहेंगे कि पूरी दुनिया में इससे बेहतर एग्जाम्पल के साथ में आपको कोई समझा नहीं सकता। आवेश की बात कर लेता हूं प्यारे बच्चों। आवेश वस्तुओं में ऊर्जा का कारक होता है। आप इतनी बात समझ लीजिए, अर्थात यदि किसी वस्तु में आवेश आ गया, क्या आ गया? आवेश आ गया, तो आप ये बात तय कर लीजिए कि उसके अंदर कार्य करने की क्षमता आ जाएगी। इसका मतलब यह हो गया कि क्या आ जाएगी भैया? ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता क्या होती है? ऊर्जा। क्या कह रहा हूं मैं, जरा दोबारा सुन लीजिए। आवेश वस्तुओं में ऊर्जा का कारक होता है, ऊर्जा लाने वाला एक कारक होता है। अर्थात अगर मैंने इस पर आवेश दे दिया या फिर इस पर आवेश आ गया तो इसके अंदर एक ऊर्जा आ जाती है। किस प्रकार की ऊर्जा आ जाती है, कैसे आ जाती है, उस पर ही तो चर्चा करना है। पहले इस बात को पूरा कर लेते हैं। आवेश क्या होता है प्यारे बच्चों? वस्तुओं में ऊर्जा का कारक होता है। आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे होता है, ये तो समझा दीजिए। तो बच्चों यहीं पर इसी पर तो क्लास चलेगी। ठीक है, चलिए अब दो आवेशों के गुण में आपको अभी सिखाऊंगा, बाकी आवेशों के गुण थोड़ा देर बाद सिखाऊंगा। पहले आवेशों के दो गुण सिखा दूंगा आपको। आवेशों के गुण दो सिखाऊंगा, ज्यादा नहीं सिखाऊंगा। फिर सिखाएंगे कि आवेश दो प्रकार के कैसे हो जाते हैं, क्या तरकीब रहती है, क्या उनमें चेंजेस आते हैं। पहले दो बातों को जानते हैं, आवेशों के गुणों को। दो गुण जानेंगे, बाकी गुणों को बाद में जानेंगे। देखो किताब के फॉर्मेट में नहीं चलेंगे। अगर किताब के फॉर्मेट में चलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, कॉन्सेप्ट मिक्स नहीं हो पाएंगे, एक सर्टेन तरीके से नहीं आ पाएंगे। मैं ये इस तरीके से चलूँगा कि जहाँ आपको जितना ज़रूरी है उतना बताया जाए। तो प्यारे बच्चों, ये आप कक्षा 10 में भी पढ़ के आए होंगे, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि सजातीय आवेश जो होते हैं, सजातीय आवेश प्रतिकर्षित करने लग जाते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, चलो करने दीजिए। और दूसरी बात, विजातीय आवेश आकर्षित करते हैं। आकर्षित करते हैं। चलिए ठीक है, इससे क्या हुआ? इससे प्यारे भाइयों बस इतना हुआ कि जो मैंने यहाँ पर लाइन लिखी है इससे आप इत्तेफाक रखना स्टार्ट कर देंगे, इससे आप सहमति जताना शुरू करने वाले हैं। देखो प्यारे बच्चों कैसे, यदि बात करें सजातीय, सजातीय मतलब जिनकी समान जाति हो। सह मतलब समान के लिए, जैसे सह परिवार होता है, जैसे कि सारा परिवार आएगा, इसी प्रकार से सजातीय मतलब जिनकी जाति समान हो। और आवेशों में
प्यारे बच्चों केवल दो ही जाति होती है, एक धन और एक ऋण, तीसरी कोई जाति नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार से, किस प्रकार से, जिस प्रकार से ईश्वर ने इस दुनिया में दो ही जातियों को भेजा था, नर या नारी। बाकी जातियां जो बनाई गई हैं मुझे नहीं लगता वो किसी भी तौर पर ठीक होती हैं। ठीक उसी प्रकार से वस्तुओं में भी दो ही जातियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? होती हैं भैया धन जाति, धन आवेश, और दूसरा होता है ऋण आवेश। बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। धन आवेश कहाँ से आता है, कैसे आता है, चर्चा करेंगे, अभी फिलहाल समझ लीजिए। दूसरा होता है ऋण आवेश। दूसरा कौन सा होता है प्यारे बच्चों? ऋण आवेश होता है। धन आवेश हो गया, ऋण आवेश हो गया। तो आप देखेंगे यदि दो धन आवेश हैं, मान के चलो एक धन दूसरा धन, इनका जाति हो गया समान, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे और इसी प्रक्रिया को कहते हैं प्रतिकर्षण। यदि मैंने एक धन आवेशित वस्तु के समक्ष एक ऋण आवेशित वस्तु रख ली तो इनकी जातियां कैसी हो गई भैया? विभिन्न हो गई, थोड़ी सी अलग हो गई। एक धन है दूसरा ऋण है, ये कोशिश करेंगे आपस में चिपक जाएं। देखो यही प्रकृति का नियम है, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है या फिर आकर्षित होता है। इसमें कुछ नया नहीं है, आपने यह डेली लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया होगा। वह दोस्त जो दोस्तों में यानी कि जो धन आवेश वाले लड़के होते हैं उनके साथ 10 रुपये भी खर्च करने में शर्माएगा, लेकिन ऋण जाति वाली महिला के साथ आप देखेंगे आकर्षण के कारण हो सकता है 500-1000 रुपये भी खर्च कर दे। अर्थात ये दुनिया का नियम है, अपोजिट अट्रैक्ट, और इसको स्वीकार करना चाहिए, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। यहाँ इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। अगर दो धन होते हैं प्रतिकर्षण होगा, और अगर एक धन एक ऋण होगा तो आकर्षण होगा। क्या हो यदि दोनों ऋण हो? तो आप कहेंगे सर जाति तो भी समान है, दोनों ऋण है तब भी प्रतिकर्षण करेंगे। अब जरा मैं सवाल पूछना चाहता हूं आपसे मेरे प्यारे भाइयों, दो वस्तुएं हैं, ये धन है ये धन है, ये दूर जा रही हैं, क्या बिना ऊर्जा के कोई दो वस्तु या एक वस्तु थोड़ा भी डिस्प्लेसमेंट तय कर सकती है? क्या उसमें विस्थापन हो सकता है? क्या उसमें मूवमेंट हो सकता है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं हो सकता सर। यदि वस्तुओं में कोई मूवमेंट हुआ है तो पक्का उसके अंदर ऊर्जा आई होगी। ये प्लस है मान लीजिए, ये माइनस है, तो आप देखेंगे ये चिपकने लग जाएगा। मूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ? तो आप कहेंगे सर हुआ। क्या विस्थापन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। यदि विस्थापन हुआ मूवमेंट हुआ तो पक्का इन दोनों के अंदर क्या ही होगी? तो आप जवाब देंगे सर ऊर्जा। क्या बिना ऊर्जा के इस मार्कर को थोड़ा भी खिसका पाना संभव है? तो आप कहेंगे नहीं। तो हमने क्या देखा कि यदि वस्तुओं में आवेश आता है तो या तो वो चिपकना स्टार्ट करते हैं या दूर जाना स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब तो यह हो गया कि जैसे ही वस्तुओं में आवेश आता है वो या तो चिपकते हैं या दूर जाते हैं। दोनों ही सूरत में मैं बोलूँगा भैया ऊर्जा आ गई होगी, तभी ये चिपकने की और दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, अन्यथा ऐसा संभव ही नहीं हो सकता। तो यही बात मैंने अपनी बातों में लिख के आपको समझाई थी कि आवेश वस्तुओं में ऊर्जा का कारक होता है। सजातीय प्रतिकर्षित करने लग गए, विजातीय आकर्षित करने लग गए। यदि ये न्यूट्रल है, उदासीन है, ना ये आकर्षित करेंगी ना ये प्रतिकर्षित करेंगी। ऐसा क्या होता है कि आवेश आते ही, आवेश के तुरंत निर्माण होते ही वस्तुएं या तो आकर्षित होने स्टार्ट कर देती हैं या प्रतिकर्षित। तो आप कहेंगे सर कुछ नहीं हुआ होगा, केवल उनमें ऊर्जा आ गई होगी। और यही बात मैं आपको बता रहा था कि आवेश जब वस्तुओं में आ जाता है तो उनके अंदर एक ऊर्जा आ जाती है। ये दो गुण हो गए, उनको याद कर लेंगे। अब कल जो हमारा शीर्षक चलेगा वो इस बात पर चलेगा कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। हमने बताया था धन आवेश और ऋण आवेश। फिर हम बताएंगे आपको ये धन कैसे आएगा और ऋण कैसे आएगा, और ऐसा क्या होता है कि दोनों आपस में मिलने की कोशिश करते हैं या फिर दूर जाने की कोशिश करते हैं। इन सब विषय पर हम चाहते हैं आपको कल चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाए, समझाया जाए।
आज के लिए इतना काफ़ी है। यदि समझ में आया हो, आपके दिमाग तक मेरी बातों का असर पड़ा हो, तो कमेंट में मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत आपसे चाहिए, आप चीज़ों को समझेंगे। धन्यवाद।